नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे इंग्लिश ग्रामर का हमारी लाइफ में योगदान है, इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, पहला टॉपिक जो हमारा है वो टेंस आज का हमारा टॉपिक है। हम बेसिक टेंस करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगिनिंग से। हम जो टेंस होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है ये टेंस का। हम देखेंगे आगे आगे कि क्या टेंस का इम्पोर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेस होते हैं टेंस के, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये वर्ब। सारी बातें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं टेंस को। देखिए, द चेंजिंग फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड टेंस। फिर बोलता हूँ मैं, द चेंजिंग फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्या हुआ? क्रिया के बदलते स्वरूप को काल कहते हैं। क्रिया के बदलते स्वरूप को काल कहते हैं। क्या है ये क्रिया? क्या मतलब है इस बात का? बदलते स्वरूप को क्या है ये काल? देखिए, समझते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हर चीज को। क्रिया का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है हिंदी ग्रामर में पहले भी, किसी काम का करना या होना पाया जाए, कोई एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब होती है कोई एक्शन का होना। देखिए कैसे, क्रिया के बदलते स्वरूप को काल कहते हैं। मतलब एक गो है, एक वर्ब। एक वर्ब क्या है? गो। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। गो, वेंट, गोन। अब देखिए, गो मीन्स होता है जाना। प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं हम गो में। वेंट गया, पास्ट की बातें कर रहे हैं उसमें। गोन, गो, वेंट, गोन, जा चुका। तो देखिए, किसी भी वर्ब को बदलते रहने से ये जो चीजें बन जाती हैं उसको हम टेंस बोल देते हैं। सारा वर्ब का ही फंडा है ये। इंग्लिश ग्रामर मेनली वर्ब पे ही टिकी हुई है। देखिए, हम धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब टेंस के मेनली 3 पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट जो है वो है प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो पार्ट टेंस का है वो है पास्ट टेंस। तीसरा जो पार्ट है वो है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब क्या है इनका मतलब? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। देखिए, जो समय हमारा अब चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, राम लड़ाई कर रहा है, सारे के सारे एग्जाम्पल हम गिनते हैं किसमें? प्रेजेंट टेंस में। वर्तमान समय की सारी बातें शामिल हो जाती हैं प्रेजेंट टेंस में। भूतकाल, वो काल जो बीत चुका है, जा चुका समय, भूतकाल में काउंट हो जाता है। फ्यूचर टेंस, इट मीन्स जो समय आएगा, आगे भविष्य में क्या क्या चीज़ें हमारे साथ घटित होने वाली हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं इन्वॉल्व किसमें? फ्यूचर टेंस में। अब टेंस के 3 पार्ट तो हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 सब पार्ट कह सकते हैं हम, कि वो सब पार्ट हैं उनके। देखिए कौन कौन से सब पार्ट हैं, कैसे हैं, क्या फंडा है, सारा क्लियर करते हैं। अब मैं सारी बातें समझाने के लिए यहाँ केवल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहा हूँ। केवल प्रेजेंट टेंस की हम बातें करेंगे यहाँ। देखिए कैसे, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। अब प्रेजेंट टेंस की बातें कर रहे हैं, पहला जो इसका भाग है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट
इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। स्पेलिंग पे फोकस जरूरी है स्टूडेंट्स। INDEFINITE, प्रेजेंट इनडेफिनिट। देखिए हमने पढ़ा है डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। मैं डेफिनिट ये काम करूँगा, मैं डेफिनिट ये काम कर सकता हूँ। तो डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब यहाँ हो गया अनिश्चित। वर्तमान क्यों लिखा? मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा तो वर्तमान भी तो लिखना पड़ेगा। तो वर्तमान लिखा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ लिखा प्रेजेंट। प्रेजेंट इनडेफिनिट, अनिश्चित, वर्तमान। समझते हैं क्या है इसका मतलब? काम पूरा होने या न होने की जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए कैसे नहीं पता होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? वह खाना खाता है। अब वह खाना खाता है, कब खाता है, किसके साथ खाना खाता है, किस टाइम खाना खाता है, खाना खा लिया या नहीं खाया, ये सारी बातें हमें पता ही नहीं है। यहाँ अनिश्चित वर्तमान है। देखिए वर्तमान का मतलब प्रेजेंट तो है ही कि वह खाना खाता है, मतलब खाता तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि खा लिया या नहीं खाया। ये अनिश्चित वर्तमान हो गया। ये प्रेजेंट का पहला टाइप हो गया, इनडेफिनिट। अब दूसरी टाइप की बातें करते हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस, CONTI, कंटिन्यूस, अपूर्ण वर्तमान। कंटिन्यू हमने सुना है, कंटिन्यू रख इस चीज को, इस मूवी को कंटिन्यू चलने दो। कंटिन्यू का क्या मतलब है? लगातार। लगातार जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूस कहलाता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, काम अधूरा होने की जानकारी होती है। काम पूरा नहीं हुआ है, जो काम चला दिया है हमने वो पूरा नहीं हुआ है। देखिए कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका मतलब है अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान क्यों आया जी? प्रेजेंट है। अपूर्ण क्यों आया जी? अपूर्ण का मतलब क्या है? जो पूरा नहीं हुआ है। उसको क्या बोलते हैं जो पूरा नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है? वो लगातार चल रहा है। चल रहा है तो कंटिन्यूस। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, मैं गाना गा रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। गाना पूरा तो नहीं हुआ है ना, अधूरा है ना वो चीज़। गा रहा हूँ मैं, गाना लगातार गा रहा हूँ, गाना पूरा नहीं हुआ है। कंटिन्यूस में शामिल हो जाएगा ये पार्टिकुलर सेंटेंस, मैं गाना गा रहा हूँ। अब फिलहाल गा रहा हूँ, वर्तमान का बात है तो प्रेजेंट की बातें करेंगे हम। ये प्रेजेंट ऑटोमेटिक वर्तमान, ये यहाँ भी वर्तमान, यहाँ भी वर्तमान, यहाँ भी वर्तमान, प्रेजेंट है। अच्छा थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब तो वैसे ही पूर्ण होता है, पूर्ण। ये नहीं बोलते, कोई बंदा कोई काम करता है तो बंदा ये बोलता है कैसा है, हम बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कोई कमी नहीं है, काम पूरा हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है काम पूरा होने की जानकारी होती है। कहने का मतलब राधा खाना पका चुकी है। राधा खाना पका चुकी है, इसका मतलब खाना उसने कभी पकाना शुरू किया था और पूरा हो चुका है, वो अधूरा नहीं है वो काम, परफेक्टली हो गया वो काम, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब यही है खाना पका लिया है राधा ने, पूरा हो चुका है वो काम, इसलिए तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अब चौथा सेंटेंस देख लीजिए, चौथा इसका पार्ट देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। समझते हैं इसको क्या है ये सिस्टम। किसी समय से शुरू होकर काम अब तक जारी है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, सोहन
2 घंटे से फिल्म देख रहा है। अब सोहन 2 घंटे से फिल्म देख रहा है। किसी समय से शुरू होकर, अब अगर मैं अब की बात करता हूँ, सपोज दैट कि अब 10 बजे हैं, तो 8 बजे से शुरू हुआ था फिल्म देखना वो, और अभी भी देख ही रहा है। श्योरिटी नहीं है, परफेक्ट नहीं हुआ वो काम, पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। देखिए, देख रहा है, कंटिन्यू हो गया। 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से लगातार देख रहा है। यही तो बात है, किसी समय से शुरू होकर काम अब तक जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा पार्टिकुलर सेंटेंस वो। अब मैंने आपको बताए प्रेजेंट के 4 पार्ट, ये सब पार्ट हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, यही चारों पार्ट पास्ट के हो जाएंगे, यही चारों पार्ट फ्यूचर के हो जाएंगे। फर्क क्या हो जाएगा? फर्क कहाँ जाएगा? ये फर्क वहाँ जाएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, पास्ट की जगह फ्यूचर मेंशन हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा ही है ये फंडा। अब प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, ठीक है जी, पास्ट के भी 4 भाग हो गए। यहीं प्रेजेंट की जगह बस पास्ट लिख दिया जाएगा, और यही 4 भाग हो जाते हैं फ्यूचर टेंस के। अब आगे देखिए, ऐसा हमें क्या मिला यहाँ से, क्या निष्कर्ष निकला इस बात का कि टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही पास्ट के भी 4 भाग, वैसे ही फ्यूचर के भी 4 भाग। बस समझाने के लिए बेसिक मैंने प्रेजेंट के चारों सब पार्ट मेंशन यहाँ कर दिए हैं। अब सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, सेंटेंस कैसे कैसे, क्या क्या इनका यूज़ है, कौन से सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, कैसे कैसे सेंटेंस टेंसेस में यूज़ होने हैं, मैं केवल बेसिक जानकारी फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। हालांकि टेंस एक अच्छा खासा टॉपिक है, हम बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरी डिटेल में। लेकिन ये सबसे पहले मैंने इस क्लास में इसलिए ही ये ऊपर मेंशन किया था बेसिक। इसका मतलब ये है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम जो चीज़ें हम स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, केवल वही चीज़ें मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको पहली क्लास में। अब देखिए, सेंटेंस की हम बात करते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य होता है सेंटेंस का मतलब। ये टाइप्स हैं सेंटेंस के, जो मेनली हम टेंस में हमने पढ़ा हमेशा। देखिए, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य होता है इसका मतलब। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। कैसे समझें इस चीज को? देखिए, सिंपल सेंटेंस का दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है। सिंपल सेंटेंस का दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। हम पेन का यूज़ कर लेते हैं, ये पेंसिल दिखेगी नहीं, थोड़ी सी फेड है। अब अफर्मेटिव का हम देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कैसे हम क्रिकेट खेलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। हम क्रिकेट खेलते हैं, वे खाना खाते हैं, हम दौड़ते हैं, वे पढ़ रहे हैं, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। हालांकि रहा वाले सेंटेंस तो कंटिन्यूस में आ जाएंगे, लेकिन हम फिलहाल कोई इंडेफिनिट के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, कोई कंटिन्यूस के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। मैं केवल समझाना चाह रहा हूँ आपको कि सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं। देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये हो चुका है। कौन सा? सिंपल सेंटेंस, जिसको हम दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी दे सकते हैं, साधारण वाक्य। नेगेटिव वाक्य कौन सा होगा? नेगेटिव वाक्य की पहचान वही है। कौन सी पहचान? नहीं का जिक्र मिलेगा। अगर मैं इसी सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, सिंपल सेंटेंस था हम क्रिकेट खेलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इज दैट क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब तीसरा जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। स्पेलिंग पे बड़ा फोकस रखेंगे। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। हम लास्ट में देखते हैं किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस के, वो हम बता देते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। देखिए, अगर हम इसी पार्टिकुलर सेंटेंस को, ये जो हमने लिया था एक सिंपल सेंटेंस, हम क्रिकेट खेलते हैं, नेगेटिव में उसको हमने बदल दिया। कैसे किया? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछता है इसमें अगला बंदा। कैसे पूछता है देखते हैं, कैसे बनाएंगे? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? ये हमने आगे ही ध्यान रखना, ये हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इससे ही तो लगाना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? ये क्वेश्चन मार्क यहाँ हमने लगा दिया। किस का एग्जाम्पल है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। ओके, अब हम लास्ट वाला सेंटेंस, सबसे लास्ट जो बच गया, उसको हम पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं ये? जिसमें क्या और नहीं, क्या प्लस नहीं का जिक्र होता है। कहने का मतलब, इसी सेंटेंस को बनाएंगे हम यहाँ, तो देखिए कैसे। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? और क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड करना, तो बोलना ही नहीं है हमें। नॉर्मल सी बात है, जहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड मेंशन कर ही दिया तो वहाँ क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। दैट्स क्लियर। अब देखिए, क्या वाले सेंटेंस भी हो गए, नहीं वाले सेंटेंस हो गए। ये एक सेंटेंस के टाइप्स हैं बस, नॉर्मल सी, सिंपल साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। ये मैंने टेंस के बारे में हल्की सी आपको बेसिक से भी बेसिक जानकारी दी है कि क्या होता है टेंस, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। गाइस, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इंग्लिश पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश के ऊपर, बिल्कुल डिटेल में भी। हम हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक भी करेंगे। पहले हम 1-2 वीडियो बेसिक करेंगे हर चैप्टर की, हर पार्टिकुलर टॉपिक की, जो हमारे परीक्षा में या कहीं भी इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ में कोई टॉपिक काम आएगा, हम हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक पहली वीडियो है, पार्ट 1 इंग्लिश में टेंस के बारे में हमने आज वीडियो की। अब देखिए आगे हम कैसे पढ़ रहे हैं। ये मैंने लिखा था यहाँ पे, सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, और वर्ब क्या होती है? क्रिया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या रोल है इन तीनों का? देखिए, टेंस पढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए ही। ये अच्छी बात है यार। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब पता होना चाहिए हमें, क्या कौन सा वर्ड सब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, और कौन सा पार्टिकुलर वर्ड वर्ब होता है। देखिए, हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं।
तो दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। क्या होता है ये सब्जेक्ट, कहाँ काम आता है, क्यों पढ़ना पड़ा सब्जेक्ट को, सारी बातें धीरे धीरे हम क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए सब्जेक्ट होता है डूअर, काम को करने वाला। मोहन पौधों को पानी देता है, काम किसने किया जी, मोहन ने। सब्जेक्ट कौन बना, मोहन। राधा और सीमा गाना गा रही हैं, कौन बना जी सब्जेक्ट, केवल राधा नहीं बनी, केवल सीमा नहीं बनी, राधा और सीमा दोनों गा रही हैं गाने, तो कौन बना सब्जेक्ट, राधा एंड सीमा। ये दोनों ही तो सब्जेक्ट हैं, ये पूरा का पूरा ही तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट कौन हो सकता है, देखिए किसी भी काम करने के लिए या तो किसी काम को तो कोई एक बंदा कर रहा है, किसी काम को एक से ज़्यादा बंदे भी करते हैं, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ मैंने लिखा सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब है एक वचन। यहाँ मैंने लिखा प्लूरल, प्लूरल का मतलब है बहुवचन। देखिए सिंगुलर का मतलब हमने पढ़ा है, हम अच्छी तरह से इसके बारे में वेल नोन है हमें इसके बारे में कि एक वचन कौन से होते हैं, क्या है ये एक वचन। देखिए ही शी इट नेम, ही शी इट नेम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का मान लो कोई नेम है। सिंगुलर वर्ड कोई भी ऐसा पार्टिकुलर वर्ड, कोई फ्रेज हो सकता है, वो कोई भी ग्रामर में कोई वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है जो ये समझाए कि उसका अर्थ एक सिंगुलर वर्ड के रूप में आ रहा है। वो सारे ही क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे यदि वो कोई काम कर रहे हैं तो। ध्यान रखें डूअर, ही शी इट नेम और सिंगुलर वर्ड कोई हो, वो किस में हो जाएगा काउंट, सिंगुलर सब्जेक्ट वो बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब बाजार जा रहा है तो कौन जा रहा है, ही यहाँ पे क्या हो गया, ही यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हम एक एक चीज को बोल बोल के पढ़ेंगे, अब ही के बारे में अगर मैं पूछूं किसी से तो यही जवाब आता है, ही क्या है, सब्जेक्ट। हमें ये नहीं बोलना है कि ही सब्जेक्ट नहीं बोलना है, सी सब्जेक्ट नहीं बोलना है, ये इट क्या है भाई यहाँ पे जी ये तो सब्जेक्ट है, ये नहीं बोलना है। हमें इनके साथ ही बोलना है, तभी हमारी ग्रामर में पकड़ बन सकती है। ये क्या है, ही सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। ध्यान रखें आप, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। ये ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। क्यों लिखा जी, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। आगे देखते हैं जी, ये क्या है जी, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या है जी, बहुवचन, एक से ज्यादा। अब ये जो आई है ना, ये टेंस में कहीं तो एक वचन का रोल निभाता है और कहीं बहुवचन का निभाता है। हम अपने हिसाब से इसको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होगी। देखिए हर चीज़ के एक्सेप्शन भी होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे। देखिए आई वी यू दे तथा कोई भी ऐसा वर्ड जो ये बता दे कि काम करने वालों की संख्या एक से ज़्यादा है, वो कहाँ काउंट हो जाएंगे, बहुवचन में वो काउंट हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, वी टॉक टू प्रिंसिपल, हम प्रधानाचार्य से, हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। अब देखिए ये वी क्या है, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे वी को हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट क्यों है, ये बहुवचन करता है जी, एक से ज्यादा हैं हम, यहाँ मैंने लिखा तो वी,
वी टॉक टू प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, बहुवचन कर्ता। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। एक भी ऐसी बात नहीं होगी शायद आपको जो समझ में नहीं आएंगी, बस आप थोड़े से ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। शायद आपको कभी भी आगे क्लास लेने के बाद कोई चीज़ समझने की जरूरत नहीं होगी कहीं दोबारा फिर कि ये चीज़ कहाँ से क्या आई। एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप हम पढ़ते चलेंगे आगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया, मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट नहीं बोलना, ध्यान रखें, हमें बोलना है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि मोहन क्या है, मोहन किसी का नेम है जी, नेम। देखिए मोहन क्या है, किसी भी व्यक्ति का ये नेम है। कहाँ काउंट हो जाएगा जी, सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मोहन क्या है, नेम है, मैंने बता दिया मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। यहाँ मैंने लिखा मोहन एंड सोहन आर बाथिंग इन रिवर, मोहन और सोहन नदी में नहा रहे हैं। ये मोहन यहाँ भी है, ये मोहन यहाँ भी है। यहाँ क्या हो गया, मोहन के साथ सोहन है, ये तो एक वचन है, ये बहुवचन हो गया। बहुवचन क्यों हो गया, दो बंदे इस काम को कर रहे हैं। कौन कौन नहा रहा है, अकेला मोहन नहीं रहा है यहाँ पे, अकेला सोहन नहीं नहा रहा है यहाँ पे दोनों ही तो बंदे नहा रहे हैं ना। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे ये हो गया। ये एंड एक कंजक्शन है, ये इनको आपस में जोड़ रहा है। इस कंजक्शन की मदद से ये आर के पहले का जो भी कुछ है, मोहन एंड सोहन, ये सारा की सारा ही तो सब्जेक्ट हो गया। कोई हमसे पूछे सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो हम ये नहीं बोलेंगे मोहन है सब्जेक्ट या सोहन है, या हम ऐसे लगा देंगे दोनों सब्जेक्ट, नहीं, ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है। हम सारी चीज़ें ही डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हम पहले बेसिक करते हैं, यहाँ आगे देखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद हम जिक्र करते हैं वर्ब का। क्या होती है वर्ब, क्या है सारा सिस्टम, अब देख लीजिए। वर्ब का मतलब है जी क्रिया, एक्शन काम का करना या होना, कहने का मतलब जहाँ पे हमारी एनर्जी वेस्ट हो, कैलोरीज बर्न जहाँ होती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं, ये भी क्रिया है, आप सोच रहे हैं, ये भी क्रिया है, आप गाना गा रहे हैं, ये भी क्रिया है। अब देखिए वर्ब की मुख्यतः 3 फॉर्म बताई गई हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। मैंने यहाँ इसको एक निशान के रूप में मतलब लगा दिया है। वी का मतलब वर्ब फर्स्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये कुछ मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे। देखिए हम इनको पढ़ते हैं। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो का मीन्स होता है हिंदी में जाना। V2 मैंने बताई वेंट, V2 का मतलब वर्ब की दूसरी फॉर्म। V3 इज इक्वल टू गोन, गो वेंट गोन, हम सब ने पढ़ रखी है ये। आगे देखते हैं जी। पुट, पुट का मतलब होता है जी रखना, सेकंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट। तीसरा हम देखते हैं जी क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, सोहन पेड़ पे चढ़ रहा है, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, ये सारी ही चीजें क्लाइंब का मतलब होगा चढ़ना जी। क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, सेकंड फॉर्म भी क्लाइंब, थर्ड फॉर्म भी क्लाइंब्ड। अब एक चीज देखिए, हम किसी वर्ब को ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि हम ईडी और ईडी V2 और V3 में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें ईडी और ईडी लगा दें, हो जाएगा काम। नहीं, ये गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखें। यहाँ तो क्या हुआ, क्या फर्क दिखा हमें V1, V2 एंड V3 में, क्या फर्क दिखा देखिए। गो मीन्स जाना, गो वेंट गोन, पुट पुट पुट, क्लाइंब क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड। देखिए यहाँ गो है V1, V2 बिल्कुल एक अलग ही वर्ड हो गया, वेंट,
ये बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया। गोन, गो वेंट गोन, ये काम बंदा प्रेजेंट में कर रहा है। गो, ये भी पास्ट में कर रहा है। गया, गोन, जा चुका जी। तो ये सारी ही चीजें देखे, पुट पुट पुट, क्लाइम क्लाइम क्लाइम। पुट का मतलब होता है रखना, यहाँ V1 भी पुट है, V2 भी पुट है, V3 भी पुट यहाँ पे है। अब आगे देखिए, यह क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना, V2 क्लाइम्ड, V3 क्लाइम्ड। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी के आगे ed और ed लगा दे तो हर भी वर्ब, प्रत्येक वर्ब V1 अगर है कोई तो ed लगाने से V2 V3 हो जाएगी। ये गलत अवधारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपना अपना हिसाब किताब होता है वर्ब का, कौन सी कहाँ यूज होती है, कहाँ V2 होती है, कहाँ V3 होती है, सारी बातें करेंगे हम वर्ब के टॉपिक में। देखिए, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, याद रखना कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ ing नहीं लगता है। याद रखना, मैं लिख देता हूं, V2 या V3 प्लस ing, ये कभी नहीं होता है। ये चीजें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है केवल। और हमने आसान बनाने के लिए चीज को, समझने के लिए चीज को हमने क्या किया, V1 प्लस ing को हमने एक नाम दे दिया अपनी तरफ से, V4। V4 वर्ब की चौथी फॉर्म मैंने ये लिख दिया। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, I purchased a new car, he was writing a letter। इसमें देखिए I purchased a new car, अब ये जो परचेज्ड है ना, ध्यान रखें, ये सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सेकंड फॉर्म। अब देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म यदि हम परचेज को ले लें तो देखिए हम परचेज को हम यहाँ पे लेते हैं, उसके बारे में सीखते हैं कि ये परचेज क्या है क्या नहीं है, सारी ही बातें परचेज के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए पहली फॉर्म क्या होती है इसकी, PURCHASE, परचेज। इसका मतलब होता है जी खरीदना। अब सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म इसकी हो गई परचेज्ड। थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो गई, यही ये होगी V2, ये होगी V1 एंड ये होगी V3। यदि मैं बात करूं इसकी V4, भाई अगर ऐसा हो जाए कि मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूं तो परचेजिंग आएगा, नॉर्मल सी बात है जी, V1 प्लस ing, क्योंकि इनके साथ तो ing लगता नहीं, मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया है आपको। तो कैसे बनेगी, ये ई हटा देंगे हम यहाँ से, ये परचेजिंग अगर हम लिखेंगे तो एस के आगे ई नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, ये परचेजिंग हो जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये था, ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, आई परचेज्ड ए न्यू कार, मैंने बताया ये V2 है, भाई V3 भी परचेज्ड है, V2 भी परचेज्ड है, ये V3 क्यों नहीं बोल रही हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पास्ट जो होता है ना, सिंपल वाला भाग मैंने बताया था, एफर्मेटिव सिंपल, वही ये सेंटेंस का टाइप होता है जी। आई परचेज्ड ए न्यू कार, इसका मतलब है मैंने एक नई कार, नई गाड़ी खरीदी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये एग्जाम्पल है, यहाँ V2 ही यूज होती है जब हम टेंस को पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे he was writing a letter, वह पत्र लिख रहा था, ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। V1 प्लस ing मैंने बताया, अपनी आसानी के लिए हम इसको V4 बोल सकते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। याद रखना यहाँ बता दिया है V2 और V3 के साथ ing कभी नहीं लगता है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ओनली ing लगता है, हम जरूरत पड़ने के हिसाब से इसको यूज करते हैं। अब देखिए आगे, अब आता है जी थर्ड, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी, क्या काम है इस हेल्पिंग वर्ब का, देखिए हम इसको समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है जी, ये हमेशा वर्ब से पहले आती है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, कम्स बिफोर मैन वर्ब, मैन वर्ब से पहले आएगी।
कोई काम कब हुआ यह पता चलता है इससे। अब ये चीज़ मैंने यहाँ क्यों लिखी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखें इस चीज़ को, कोई काम कब हुआ यह पता चलता है। मैंने दो बिल्कुल सेम डिटो सेंटेंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। देखिए कैसे, ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। देखिए ही क्या है, ही क्या है, अगर मैं यहाँ ही की बात करूँ तो ही सब्जेक्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ भी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही भी सेम है जी, सिंगिंग भी सेम है जी। ये सिंग गाना, सिंग सैंग संग, सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म। तो आईएनजी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, मैंने बताया था भाई। तो ही इज यहाँ है वाज, चेंज केवल इस वर्ड में है। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इज है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आर है हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग ए सॉन्ग, सारी ही चीजें तो सेम है, अंतर कहाँ है, केवल इज और वाज में अंतर है। अब केवल इस हेल्पिंग वर्ब के बदलने से, केवल इस हेल्पिंग वर्ब के बदलने से सारा ही सेंटेंस ही तो अलग हो गया। देखिए वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा था। इस वाक्य में इज हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया जो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि गाना गा रहा है जी, प्रेजेंट की बातें चल रही हैं। यहाँ गाना गा रहा था, पास्ट की बातें चल रही हैं। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए सारी चीजें चेंज हो गई है ना, तो जब तो मैंने बताया कोई काम कब हुआ यह पता चलता है। ये काम कब हुआ जी, प्रेजेंट में हुआ। ये काम कब हुआ जी, पास्ट में हुआ। फर्क क्या रहा, इज का और वाज का। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब देखिए हम बताएंगे टेंस में, डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल। ये सारी ही तो सारी क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। टेंस के अकॉर्डिंग, अपने रूल के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग हम इन सारी वर्ब्स को यूज करेंगे। देखिए अब हम आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या होता है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे जी, वो ऑब्जेक्ट तो वस्तु हो जाएगा ना जी, सॉरी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जी, वस्तु। ध्यान रखे थोड़ा सा ना, बोलना भी आना चाहिए ना। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो वस्तु होती है जी, तो ऑब्जेक्ट है ये। द वन हु रिसीव्स द एक्शन। क्या मतलब है इसका, द वन हु रिसीव्स द एक्शन। हम समझने के लिए लिखा, जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं कौन है जी, मैं सब्जेक्ट। स्कूल क्या है जी, ऑब्जेक्ट। जाना क्या है जी, वर्ब। तो देखिए मैंने बताया कि जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है, कार्य करेगा कौन, सब्जेक्ट करेगा जी, जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। देख लेंगे हम कौन सा होगा पार्टिकुलर सेंटेंस में, जब हम टेंस करेंगे कि काम को करने वाला बंदा सिंगुलर है या प्लूरल है, वो उस टाइम देखेंगे। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हमने बात की है, तो वे गाना गाते हैं या मैं कपड़े धोता हूँ। ये कपड़े, मैं क्या धोता हूँ, कपड़े। किस उद्देश्य के लिए कार्य हुआ, कार्य किया मैंने है, लेकिन कपड़े किसने धोए, मैंने धोए। ठीक है जी, मैंने कपड़ों का क्या किया, धोया। ठीक है जी, वर्ब होगी। धोया भाई, एनर्जी वेस्ट हुई, मैंने बताया एक्शन किसी काम का करना या होना। तो धोना क्या है, हाथों से धोएंगे, तो क्या है वो, वर्ब होगी। क्या धोएंगे, उद्देश्य क्या है धोने का जी, कपड़े हैं, कपड़े धोने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए मैं ये कर देता हूँ, मीरा इज वॉशिंग द क्लोथ्स। मीरा कपड़े धो रही है। ये क्लोथ्स क्या हो गया, ये क्लोथ्स हो गया ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें हम, ये मैंने हल्की सी जानकारी आपको दी है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में कि क्या क्या होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे कैसे यूज होंगे, सारी बातें शायद आपको आई होप
क्लियर हो चुका होगा सब चीज़ कि कैसे कैसे क्या क्या यूज़ें होनी है, V4 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये अलग अलग भी हो सकती हैं, सारी सेम ही नहीं होती हैं। हम इनको याद करेंगे आगे कि कैसे कैसे यूज़ होना है। ये मैंने समझाया। ये V2 V3 ING, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING हमने लगानी है। V2 V3 का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है जी। और ये हम यहाँ बताया मैंने कि ये द चेंजिंग फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड टेंस, क्रिया के बदलते स्वरूप को काल कहते हैं। मैंने वहाँ बताया जहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, इज की जगह वाज हो रहा है, सारा ही तो सिस्टम चेंज हो चुका है। ये हेल्पिंग वर्ब पे ही टिकी हुई है। हेल्पिंग वर्ब के बदलने से ही टेंस बदल जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो में इंटरेस्ट आया होगा। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंग्लिश पाठशाला यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमेशा सपोर्ट करें मेरे को। ओके, थैंक यू, जय हिंद।